नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, खासतौर से बीजेपी के लिए, मोदी सरकार के लिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन है और इसी के साथ मोदी 3.0 यानी उनके तीसरे कार्यकाल की जो शुरुआत हुई थी, उसमें आज 100 दिन पूरे हो रहे हैं। तो ये दो खास दिन हैं और इसलिए दो खास मौके के कारण ये दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं इसी पर चर्चा करने के लिए। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आज का ये दिन जब 100 दिन पूरे हो रहे हैं मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के, और आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन भी है। ये पिछले 100 दिन की अगर बात करें, किस तरह से आप देखते हैं जो वादे करके आप फिर से सत्ता में आए थे, क्या उन वादों को पूरा करने में काफ़ी हद तक आप कामयाब हो पाए हैं? अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके टीवी के माध्यम से भी हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु जीवन की, अच्छे स्वास्थ्य की और देश की सेवा के लिए वो जो अनथक भाव से लगातार सेवा दे रहे हैं, उसके लिए और आगे सफलताओं के लिए हम लोग भी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में देश में नीतियों के तौर पे एक कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी को रखा। अगर 10 वर्षों के कार्यकाल में देखेंगे तो पॉलिसी रिफॉर्म से लेकर के, देश में गरीब कल्याण योजनाओं से लेकर के अनेक क्षेत्रों में बहुत बड़ी सफलताएं हासिल हुई। और ये कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी है कि देश की जनता ने तीसरी बार उनके नेतृत्व में सरकार का चयन किया है। एनडीए की ये सरकार ने अपने आने से पहले ही 100 दिन का एक रोड मैप लिया था और ये 100 दिन का रोड मैप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2047 का जो विकसित भारत है, उस विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए है। 100 दिनों के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के बड़े कार्य हुए। उसके साथ ही साथ किसानों की आय में जो एक वृद्धि करने का जो सरकार ने संकल्प किया था, वो चाहे मिनिमम सपोर्ट प्राइस में सरकार के द्वारा चीज़ें दी गई हों या कृषि सम्मान निधि का वितरण किया गया हो, उसको पूरा करने का कार्य किया। सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसको अब पूर्ण रूप से 100% पे देने के लिए 3 करोड़ आवास जो है पहली कैबिनेट बैठक के अंतर्गत ही स्वीकृत किए। लेकिन देश की पूरी इस व्यवस्था की जो एक रीढ़ है वो मिडिल क्लास है। टैक्स रिलीफ से लेकर के मिडिल क्लास की आकांक्षाओं को पूरा करने का कार्य दिया। सबसे बड़ा विषय, देश में जो बढ़ती हुई आयु के लोग हैं, उनके लिए एक आयुष्मान कार्ड की जो 70 वर्ष वाली जो योजना 100 दिन के अंतर्गत प्रारंभ की गई, वो बड़ा विषय है। हमारे देश में हम ये भी जानते हैं, मिडिल क्लास को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, किसान को जब हम संबोधित करते हैं, प्रधानमंत्री जी इन 4 वर्गों के विकास की बात करते हैं, उसमें किसान के साथ एक और जो बड़ी कड़ी है वो महिला है। और अगर 100 दिनों में आप देखेंगे तो जो लखपति दीदी बनाने का अभियान है, उसमें 11 लाख लखपति दीदियों को और जोड़ने का कार्य किया है। हम ये भी जानते हैं कि माइनॉरिटीज़ के लिए भी सरकार के द्वारा 100 दिन में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एक ऐसा विषय है जो हमारे देश को आगे बढ़ा सकता है और कॉरपोरेट टैक्स से लेकर अनेक विषयों को इस बजट के अंतर्गत जो रिड्यूस करके सहूलियत देने का काम किया है, वो किया है। यूथ एम्पावरमेंट के लिए इस बजट में तो सबसे बड़ा स्किल का प्रोग्राम आया है, उनका एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम आया है। ये एक ऐसा है कि हम अपने युवाओं के स्किल को बढ़ा करके उनकी उद्यमिता का विकास कर सकें। और 4 जून को जब परिणाम आए थे तो प्रधानमंत्री जी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण के दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया था। और इस धरती को हरा भरा बनाने के लिए, इस धरती पे बायोडायवर्सिटी का संरक्षण करने के लिए, इस धरती के ग्रीन धरती के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इस अभियान को हमने आगे बढ़ाया है। और 100 दिनों के अंतर्गत हमारे पोर्टल पे जाके जब आप विज़िट करेंगे तो 50 करोड़ से ज़्यादा लोग, 52 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हो गए और उन सब लोगों ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान में भाग लिया है। अपनी कृतज्ञता अपनी माँ के प्रति व्यक्त करने के लिए और धरती माँ के प्रति व्यक्त करने के लिए बहुत अनूठा अभियान प्रधानमंत्री जी ने चलाया है। और देश में ही नहीं, विदेशों में भी आज प्रकृति और इकोनॉमी ये दोनों साथ साथ चले, इसके लिए जो 100 दिनों में जो अभियान शुरू रहा है और ये जो बड़ा है, इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी का विज़न इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल के रूप में रहता है। बिल्कुल। तो आपने पहले 100 दिनों की बात की, तो इसमें सवाल ये उठता है भूपेंद्र जी कि जब पिछली सरकार थी
तभी अगले 100 दिन में क्या करना है इस पर काम करना शुरू हो गया था। तो ये क्या आत्मविश्वास दिखा रहा था कि हमारी सत्ता में वापसी होने जा रही है, और साथ ही ये तैयारी भी, क्योंकि वो होता ही है कि जब 2-3 महीने अपने यहाँ चुनाव चलते हैं देश में तो सारा काम ठप पड़ जाता है। आचार संहिता लगती है, अफसरों को लगता है पता नहीं सरकार वापस आएगी नहीं आएगी, या आएगी तो किसकी आएगी, आएगी तो वो पिछली सरकार को के काम को बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी। तो ऐसे में जो अनिश्चितता होती है, एक तरफ वो थी, दूसरी तरफ ये आत्मविश्वास। तो ये कैसे मतलब किया गया कि हमें आना ही है और हमें पहले 100 दिन में ये करना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से देश की राजनीति का केंद्र बनी है। उससे पहले गुजरात में भी उन्होंने सफलतापूर्वक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। और कोई भी नेता जब लंबे समय तक देश की राजनीति का केंद्र बिंदु के रूप में रहते हैं तो राजनीति के उस दौर में वो एक मानक स्थापित करते हैं। मोदी जी ने राजनीति में देश में सबसे बढ़िया गवर्नेंस को एक मानक के रूप में स्थापित किया है। इससे पहले आप देखते हैं, और कई राज्यों में भी आप देखते हैं कि बहुत जल्दी सरकारें चली जाती हैं एंटी इनकम्बेंसी के कारण। हमारी एंटी इनकम्बेंसी इसलिए होती है कि हम कार्यों को करने के लिए, उनको अंजाम पर पहुंचाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं होते हैं। हमारी प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। मोदी जी का जो एक शासन करने का विज़न और दृष्टिकोण है वो इससे अलग है। वो एक प्रो गवर्नेंस की ओर, प्रो जिसको कहते हैं गवर्नेंस की ओर वोट लेने के लिए है। और जब आप प्रो गवर्नेंस की ओर वोट लेने जाते हो, जब आप अपने अच्छे उद्देश्य को साफगोई तरीके से जनता के सामने रखते हो, जब आप विकास में कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी के विषय पर जाते हो, तो निश्चित रूप से ये जो आत्मविश्वास था, इसमें 100 दिनों की कार्य योजना को पिछले चुनाव के पहले तैयार किया था और जनता ने उसी दिशा में मतदान किया, और जो जनता ने अपेक्षाएं करी उनको 100 दिनों में पूरा करके 2047 के विकसित भारत के लिए एक आधार भूमि भी तैयार करने का काम किया। जो 4 जून को परिणाम आए वो जाहिर सी बात है कि जो बीजेपी की उम्मीद थी उसके मुताबिक तो नहीं थे, क्योंकि पिछली बार भी आपको 300 से अधिक सीटें मिली थी। सीटें इस बार थोड़ी कम हो गई, सहयोगियों पर निर्भरता बढ़ गई। तो इसे किस तरह से, क्या झटके के तौर पर देखा गया या इससे कुछ सीखा गया कि इस पर हमें कुछ अपनी नीतियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है? चुनाव हमने प्री पोल अलायंस के बेस पे लड़ा था, और प्री पोल अलायंस के बेस पे जब हमने चुनाव लड़ा था तो उनको तो पूरा बहुमत मिला है। और भारतीय जनता पार्टी ने, अगर इस चुनाव में देखेंगे, ठीक है कुछ क्षेत्रों में हमारी सीटें कम रही, लेकिन दक्षिण भारत जहाँ केरल में कभी खाता नहीं खुलता था, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का खाता खुला। आंध्र प्रदेश में हमारे गठबंधन की सरकार आई, आंध्र प्रदेश में सीटें बढ़ी। आप अगर देखेंगे तो तेलंगाना में भी सीटें बढ़ी। उड़ीसा जैसा प्रदेश जहाँ पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना और 21 में से 20 सीटें आई। देश का जो मध्य भाग भी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहाँ 100% सीटें आई। गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक ही सीट रही, बाकी तो 100% विषयों को पूरी तरीके से करने का काम किया। हिमाचल में जहाँ तुरंत कांग्रेस की सरकार बनी, वहाँ सारी सीटें बीजेपी की आई, लेकिन कुछ कमियां भी रही हैं। तो ये जो उतार चढ़ाव चलता है इसकी तो समीक्षा की जाती है, लेकिन देश की जनता ने हमको पुनः सरकार चलाने का मोदी जी के नेतृत्व में जो मैंडेट दिया है, कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी के साथ विकसित भारत के रास्ते पे बढ़ाने का जो मैंडेट दिया है, उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। जो कंटिन्यूटी की आपने बात कही, क्या ये मान करके चला जाए कि जो 2014 में नीतियाँ थी जिनको लेकर के मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, पिछले 10 साल में जिनका पालन किया गया, अगले 5 साल भी वही नीतियाँ चलेंगी? यानी नीतियों में भी सततता, निरंतरता बनी रहेगी? विकास के आयामों के लक्ष्य जैसे जैसे विकास आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते चले जाते हैं। जब मोदी जी सरकार में आए तो देश में ईज़ ऑफ गवर्नेंस के विषयों को लेकर के एक अनइजीनेस थी। कारण ये था कि मनमोहन सिंह जी की सरकार पे उस समय अनेक भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। सरकार के अनेक मंत्री जेल जा रहे थे, उनका गठबंधन टूट गया था, और देश ने देखा था कि देश लगातार एक निराशा के दौर में था। ऐसे में सहूलियतों के साथ, नए रिफॉर्म्स के साथ, पॉलिसी रिफॉर्म्स के साथ देश को आगे बढ़ा जाए। उसके साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ है कि गवर्नेंस में जो एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट है, जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, उसको हम कैसे टेक्नोलॉजिकल माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं। और आपने देखा है कि सरकार ने इसी साल 10 साल जनधन के पूरे होने के मनाए हैं। तो जनधन, आधार और मोबाइल, जो जैम का जो एक त्रिवेणी थी, उस त्रिवेणी के माध्यम से अब जब आगे बढ़ा, और उसके बाद देश में अनेक
नए कार्य और अनेक नए विषयों को आगे लेकर के निरंतरता के साथ आगे बढ़ा। आज जब देश उस विषय पर आगे बढ़ा है, आधारभूत संरचना की दृष्टि से स्वच्छता के मामले में, आवास के मामले में, सड़कों के मामले में हम बढ़े हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की ओर जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जब सड़क सुविधा ओडीएफ हुआ है, तब ग्रामीण महिलाओं के लिए लखपति दीदी बनाने का काम हुआ है। मध्यम वर्ग जब सक्षम हुआ है तो उनको रियायतें दी जा रही हैं। आप ऐसे ही उद्योग जगत में कॉर्पोरेट टैक्स में रिलीफ देने का बात किया जा रहा है। अब जब युवा स्किल में आगे बढ़ने लगे तो उनके एंटरप्रेन्योरशिप के रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये जो कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी स्टेटस को नहीं है, ये ग्रोथ की ओर है, ये उसके पर्सपेक्टिव के ग्रोथ की ओर है, उसके थर्ड और फोर्थ स्टेप के लिए आगे जा रहे हैं। मोदी 3.0 का अर्थ है कि हम विकास के तीसरे और बड़े पायदान की ओर जा रहे हैं, जिसमें भारत समानता के लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए विकास की ऊंचाइयों को छूने जा रहा है। आप तो सरकार के साथ बहुत करीब से जुड़े हैं, सरकार में तो आप हैं ही, पिछली बार भी थे, उससे पहले पार्टी संगठन भी आपने बहुत करीब से देखा। क्या आप कोई अंतर पाते हैं कि पिछली बार अपने बूते बहुमत था, इस बार बहुमत अपने बूते नहीं है बीजेपी का, सहयोगियों के साथ तो खैर है ही, तो इसमें कोई अंतर पाते हैं या कोई लगता है कि कोई दबाव हुआ है? जैसे पिछले 100 दिन को अगर मुड़ करके देखें, कुछ फैसले क्या दबाव के चलते बदलेगा, ऐसा कोई संदेश जा रहा है? ऐसा कोई संदेश नहीं है, कोई फैसले दबाव के अंतर्गत बदले नहीं गए। फैसलों में सततता और निरंतरता जारी है। और पार्टियां, लोकतंत्र की तो ये खूबसूरती होती है कि जनता जैसा जनादेश दे उसको लेकर के चला जाता है। जनता ने जनादेश हमको सरकार बना करके मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने का दिया है, तो उस जनादेश पे हम आगे कार्य कर रहे हैं और एकदम उत्साह के साथ और आगे बढ़ रहे हैं। जो आलोचक है वो ये कहते हैं कि मोदी जी को गठबंधन सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, तो इसलिए उन्हें दिक्कत आएगी जब बहुमत नहीं है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? आलोचकों को ये पता होना चाहिए कि मोदी जी के पास जब 303 और 282 थे, तब भी उन्होंने गठबंधन के साथियों को लेकर सरकार चलाई, क्योंकि हमारा मानना है कि हम एकाधिकारवादी किसी एक परिवार में यकीन नहीं करते, हम भारत को पूरा परिवार मान के चलते हैं। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, जब पिछली बार भी सरकार बनी थी, 300 दिन आई थी, तो प्रधानमंत्री जी ने जब एनडीए के नेताओं को संबोधित किया था, मुझे उनके वाक्य स्मरण है। उन्होंने एक वर्ड दिया था, नारा, नेशनल एम्बिशन और रीजनल एस्पिरेशन। उन्होंने कहा था हमारे पास 303 है, तब भी हम सहयोगियों को लेकर के चलेंगे, क्योंकि हमारे गठबंधन के कई जो दल हैं वो क्षेत्रीय आकांक्षाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जब अपने कैंपेन को शुरू किया था, तब भी उन्होंने कहा था कि भारत माता के दो भागे, पूर्व जो है वो अविकसित रहे और पश्चिम जो है वो विकसित रहे। तो उनका जो दृष्टिकोण है वो समान रूप से विकास करने का है। आपको ध्यान है, पिछली बार उन्होंने जो बॉर्डर का गांव था उसकी परिभाषा को बदला। अब लास्ट गांव नहीं है, फर्स्ट गांव होगा। विकास का जो पहला भारत का जो प्रवेश द्वार है, वहाँ से विकास की गंगा बहेगी। तो हमारी पार्टी की फिलॉसफी में, मोदी जी के नेतृत्व में सबको व्यापक रूप से चलने का जो सामाहिक भाव है वो 303 में भी था और आज भी वैसा ही है। लेकिन विपक्ष तो ये उम्मीद बांधे बैठा है कि ये सरकार लंबी नहीं चलेगी। वो कह रहे हैं कि बिल्ली के भाग्य से कभी न कभी तो छींका टूटेगा। 100 दिन तो पूरे कर लिए, लेकिन कब तक चलेगी, वो ये बार बार सवाल पूछ रहे हैं। और कह भी रहे हैं कि जब भी जाएगी, खड़गे जी तो बोल चुके हैं कि अगर 20 सीटें ज़्यादा आती तो बीजेपी के नेता जेल में होते हैं। अब ऐसी अमर्यादित बात तो वही कर सकते हैं, पर विपक्ष का अभी 2029 तक भी कोई चांस नहीं है और 29 के बाद भी कोई चांस नहीं है। देखिए, पहली बार उन्होंने 2014 में सोचा कि सरकार ही नहीं आएगी, फिर 2019 में सोचा कि अब कुछ चला जाएगा, 24 में भी ये रहा है। विपक्ष का काम है आलोचना करने का, लेकिन विपक्ष का काम आलोचना करने के साथ अपनी क्रेडिबिलिटी को भी खड़ा करना होता है। दुर्भाग्य से उनकी क्रेडिबिलिटी डाउन है। जब क्रेडिबिलिटी डाउन होती है तो आदमी फ्रस्ट्रेशन की बात करता है। तो जो अभी माननीय खड़गे जी का जो बयान है, ये उसी का नतीजा है। बीजेपी न्याय के, कानून के शासन में भरोसा रखती है और इसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी तो कोई उनके पास कोई 2019 तक कोई ऐसी विषय और उम्मीद करना उनके लिए बेईमानी है। उनको अपनी क्रेडिबिलिटी को डेवलप करना चाहिए। राहुल गांधी जी की जो भी अमेरिका यात्रा हुई, उनके जो बयान आए, उसको लेकर के बीजेपी ने काफ़ी आपत्ति भी की। उससे आप किस तरह से देखते हैं कि पहली बार 10 साल में पहली बार नेता प्रतिपक्ष मिला है देश को और उस पर भी इस तरह की बयान? पहला विषय कि जब कोई भी नेता और नेता प्रतिपक्ष जब विदेश जाते हैं तो उनका बात करने के जो अंदाज है वो कम से कम भारत के प्रति गौरववान होना चाहिए। वैसा उन्होंने नहीं किया।
भारत के लिए उन्होंने गौरवपूर्ण बातें नहीं करी। दूसरा, सामाजिक समानता की बात को लेकर जो कांग्रेस चुनाव लड़ती थी, आरक्षण को लेकर उन्होंने जो फेक नैरेटिव तैयार किया था, वो फेक नैरेटिव की वास्तविकता अमेरिका जाकर खुल गई। क्योंकि जब उनका ओरिजिनल थॉट सामने आया कि इस आरक्षण को हम समाप्त करेंगे, तो वो तो सब लोगों ने देख ही लिया कि उनका भारत की चुनावी सभा का भाषण क्या होता है और अमेरिका में वो अपने आप को किस प्रकार से अमेरिका में अपने आप को दिखाने का काम करते हैं। तीसरा, कोई भी व्यक्ति अपनी कंपनी से पहचाना जाता है। देश के बाहर जाकर आप किन फोर्सेस के साथ हाथ मिला रहे हो, किन फोर्सेस के साथ आप फोटो खिंचा रहे हो, ये तो आपको देखना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष को एक संविधान ने मर्यादा और चीज़ें भी दी हैं, हमें तो बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोगों ने देखा है किनके साथ जाकर उन्होंने फ़ोटो खिंचाई है और क्या उन्होंने बातें करी हैं। तो कभी भी गैर जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से नहीं करना चाहिए। ये देश बाबा साहब के सामाजिक समानता, न्याय और संविधान के उसूलों पर चल रहा है। हमने हमेशा ये कहा है, भारतीय जनता पार्टी संविधान निहित आरक्षण को लागू करेगी। और राहुल गांधी जी ने यहाँ पर कुछ और कहा, अमेरिका में और कुछ कहा, वही बताएंगे कि उनके दोहरा उन्होंने खेल क्यों किया। आरक्षण की बात आपने की, क्या आपको लगता है कि चुनाव के दौरान विपक्ष के द्वारा जो नैरेटिव बनाया गया कि बीजेपी अगर 400 सीटें ले आती है तो संविधान में बदलाव कर देगी, आरक्षण समाप्त कर देगी, इसका हालांकि खंडन भी बीच में बार बार किया गया, क्या इसका नुकसान उठाना पड़ा? देखिए, नैरेटिव कई तरह के होते हैं और जो विषय है उसकी तो हम समीक्षा करेंगे, लेकिन कई बार मैं कहता हूँ कि जो मोस्ट ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, वहाँ तो 100% भी आई है। क्योंकि समाज का गरीब वर्ग ये जानता है, समाज का हाशिए पे खड़ा हुआ वर्ग ये जानता है कि 10 सालों में मोदी जी ने दृढ़ता के साथ सामाजिक न्याय के विषयों को आगे लाने का काम किया है। अब 10 सालों में देखिए, सेंट्रल स्कूल्स में ओबीसी के बच्चों का रिजर्वेशन मोदी जी के समय में आया, सिंगल पद का विषय मोदी जी के समय में आया, ओबीसी को आरक्षण देने का विषय मोदी जी के समय में। अभी हाल में भी सर्वोच्च न्यायालय का जो कैटेगराइजेशन पे जब निर्णय आया और उसके अगले दिन ही हमारे एससी और एसटी के जो सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले और उन्होंने कहा कि इसमें एक ऑबिटर डिक्टा है, जिसको कहा जाएगा प्रसंगवश कही हुई बात है, वो क्रीमी लेयर इन एससी एसटी है। तो सरकार ने तुरंत अपने स्पष्टीकरण दिया, क्योंकि सरकार मूलभूत संविधान के सिद्धांतों पर चलने का कार्य कर रही है। फेक नैरेटिव तो ख़त्म हो गया, अब तो 29 में इनका फेक नैरेटिव भी नहीं चलेगा। आपको क्या झूठ लेकर के आएंगे वो तो अब देखा जाएगा। जो दूसरी मांग कांग्रेस पार्टी उठा रही है वो है जातिगत जनगणना की, इस पर क्या स्टैंड है? क्योंकि जनगणना बताया जा रहा है कि जल्दी शुरू हो सकती है। हमारा कहने का और हमारा किसी मांग को करने का उद्देश्य क्या है, और अगर उद्देश्य हमारा न्याय जातिगत जनगणना, आगे क्या? वो कह रहे हैं 50% के आरक्षण की सीमा को हम बढ़ा देंगे, आज आरक्षण की सीमा को बढ़ा देंगे, लेकिन जो आर्थिक विषमता है उसका क्या है? संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों न्याय की विषय कहा है। ओबीसी का जो वर्ग है और जिन जातियों को आरक्षण देने का काम किया है, तो उनको तो इन्होंने संवैधानिक आयोग देने का काम नहीं किया, उनके तो बच्चों को सेंट्रल स्कूल में एडमिशन देने का काम नहीं किया, उनके तो बच्चे लंबे समय तक मेडिकल और इंजीनियरिंग में डिमांड करते रहे, वो देने का कांग्रेस ने काम नहीं किया। कांग्रेस के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जो लोकसभा के अंदर जब डिबेट हुई थी, तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने वहाँ पर खड़े होकर के और इसका मंडल आयोग का विरोध किया था। ये तो कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है। राहुल गांधी जी आज स्वयं जाकर के अमेरिका में कह रहे हैं कि हम तो आरक्षण को समाप्त करेंगे, आप मेरे से प्रश्न पूछो जा बढ़ा देंगे, वो तो अमेरिका में कह रहे हैं हम ख़त्म कर देंगे। तो ये बात कौन सी सही कह रहे हैं? इनके पिताजी ने जो लोकसभा में भाषण दिया, ये उससे डिसएग्री है क्या? बताना चाहिए ना। इनको ये भी बताना चाहिए कि इनके पूरे परिवार के शासनकाल में 70 साल तक मंडल आयोग लागू नहीं हुआ, इनका उसके बारे में क्या कहना है? इनके पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी के समय में संवैधानिक आयोग नहीं बना। और इंटरेस्टिंग है, मैं 2012 में सांसद बना था। एक कांग्रेस के आंध्रा के सांसद होते थे, वो ओबीसी का पूरा एक सब पार्टियों से ऊपर उठ करके एक मोर्चा बना, हनुमंत राव जी सबके साइन कराते थे। हनुमंत राव जी सारे ओबीसी सांसदों को लेके गए मनमोहन सिंह जी के पास, इनके सरकार में। इन्होंने नहीं किया, कभी नहीं किया। कांग्रेस की कभी ये पॉलिसी ही नहीं रही है।
और आज जो कह रहे हैं केवल उनका वोट के लिए कहानी है और कोई कहानी नहीं। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि अब आप प्रभारी भी हैं। महाराष्ट्र के चुनाव नवंबर में हो सकते हैं, क्या तैयारी, क्योंकि सत्ता में रहने के बाद और इस तरह की कोalition सरकार चलाने के बाद, क्योंकि उधर विपक्ष जो है काफ़ी वहाँ पर भी आक्रामक है। महाराष्ट्र में हम युति के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी, तो हमारे तीनों नेता, हमारे मुख्यमंत्री जो शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी, हमारे उप मुख्यमंत्री हमारी पार्टी के नेता देवेंद्र जी और एनसीपी के नेता श्री अजीत पवार जी के नेतृत्व में एक युति की मजबूत सरकार चल रही है और युति के साथ हम चुनाव में जा रहे हैं। और महाराष्ट्र में बड़ा पॉजिटिव एक वेव हमको दिख रहा है। जो इनके नरेटिव, फेक नरेटिव कुछ खड़े हुए थे, वो तो पूरी तरीके से अब ज़मीन से गायब हो चुके हैं। लोग भारतीय जनता पार्टी और युति को पुनः चुन करके महाराष्ट्र में सरकार लाने वाले। सीटों का बंटवारा वगैरह पे सब चर्चा, बातचीत की प्रक्रिया बहुत अच्छे स्तर पे है और बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से है। सही समय पे सारे विषयों को एड्रेस कर और मुख्यमंत्री जो शिंदे हैं वही अभी हम युति की सरकार के लिए लाने के लिए लड़ रहे हैं और युति की सरकार लेकर के आएंगे। थोड़े से एक दो प्रश्न मोदी जी से, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। आपने पार्टी संगठन में भी उनके साथ काम किया, सरकार में भी साथ में काम किया है, कैबिनेट में भी आप साथ में बैठते हैं। क्या आपने उनसे सीखा, आपको क्या लगा उनके बारे में जो पॉइंट आउट करना चाहेंगे कि देखिए, इस उम्र में भी इतनी ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी के कार्यशैली को अगर आप देखेंगे तो वो स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और संगठन के काम करते हुए भी कई विषयों में हम उनको देखते हैं। वो छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, छोटे से छोटे आदमी का भी ध्यान रखते हैं। जब वो संगठन मंत्री थे और जब प्रधानमंत्री वो बने तो उस समय के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के हमारे कर्मचारी थे, क्योंकि मैं तो राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में देखता था, आते थे बैठक के बाद सहज रूप से भोजन करते थे, तो हमारे कार्यकर्ता, हमारे वहाँ पुराने जो कर्मचारी हैं कार्यालय के, सबको नाम लेके पूछते थे और 10 साल बाद भी उनको ध्यान रहता है कि इनके परिवार में उस समय ये समस्या थी, इसके यहाँ ये दिक्कत थी। तो ये जो उनका लगाव और जुड़ाव है, ये छोटे से छोटे व्यक्ति के साथ ये बहुत देखने में अद्भुत है। दूसरा, उनका खुद का व्यक्तिगत अनुशासन दूसरे के लिए नहीं, अपने ऊपर बहुत वो है। तो उनका जो अनुशासन है हमारे लिए अनुकरणीय बनता है। हमें भी कई बार ये लगता है कि वो स्वयं इतनी जल्दी उठते और इतना जल्दी लगातार काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी लगातार अनथक काम करते हैं। तीसरा, वो हर चीज़ का बड़ा महत्व जानते हैं और इसलिए आज तो विश्व के वो यशस्वी नेता हैं, दुनिया के बड़े जननायकों में प्रधानमंत्री जी हैं। लेकिन अगर पार्टी की बैठक है तो फिर पार्टी कार्यालय में आके करनी है, सरकार का कार्य है तो सरकार में करनी है, सही समय पे करनी है और हर चीज़ को एक सही ऑब्जेक्ट के साथ पूरा करना है। और सबसे बड़ी बात है, जो लक्ष्य तय किए हैं उनको पॉजिटिव स्पिरिट में आगे बढ़ना है और ध्यान से, जो सबसे गहरा विषय है कि वो सुनते बहुत ध्यान से हैं और सबको सुनते हैं। इतनी जो उनकी सुनने की क्षमता है, ये भी उनका एक अनुकरणीय उदाहरण है जिसको हम सीखने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भूपेंद्र जी। थैंक यू। तो आज मोदी सरकार के 100 दिन तीसरे कार्यकाल के पूरे हो गए हैं और साथ ही आज पीएम नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन भी है। इसी के साथ बीजेपी ने देश भर में तैयारियां भी की हैं और इसी पर हमने चर्चा की है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी से। वापस चलते हैं स्टूडियो।